Yeah, so the next topic is modes of social thought processing. तो यहाँ पे बेसिकली दो theories हैं या मैं बोलूँ दो modes हैं social thought processing की. The first one is the continuum model of processing in automatic versus controlled processing. तो कॉन्टिनम मॉडल में क्या है बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात हुई है. ठीक है, कॉन्टिनम के बारे में बात हुई है. इसको फिस्के एंड न्यूबर्ग ने उसके ऊपर स्टडी करी है. So we process what they said we process social information along a continuum starting from category driven schematic processing to data driven schematic processing. They further suggested that category driven schematic process is employed is when information is explicit and less important to person. अब now understand what I'm trying to say or what they are trying to say. देखो यहाँ पे दो तरीके की प्रोसेसिंग होती है. एक होती है आपकी कैटेगरी ड्रिवन, मतलब बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, यू आर जस्ट गोइंग थ्रू दैट इन्फॉर्मेशन, तो उसमें क्या है कि आप कैटेगरीज में डिवाइड कर दोगे. अच्छा ये है, ये है, ये है, ये है. बेसिकली यू आर नॉट पेइंग सो मच अटेंशन टू इट. ठीक है, बट व्हेन समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू और समथिंग विच इज मोर कंफ्यूजिंग, ठीक है, मोर सिग्निफिकेंट फॉर अस, देन वी विल यूज डेटा ड्रिवन स्कीमेटिक प्रोसेसिंग. फिर हम उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ फिर हम उसकी पूरी प्रोमिनेंट डिटेल्स पे फोकस करेंगे. वो इज सानिया मिर्जा. अच्छा सानिया, सानिया सानिया तुम ही हो ना, सानिया मिर्जा. आई वाज लाइक सानिया मिर्जा हमारी क्लास में कैसे आ गई. हाँ, तो मैं बात कर रही थी डेटा ड्रिवन स्कीमेटिक प्रोसेस की. तो बेसिकली हमें इसको कैसे याद रखना है, कैटेगरी में कैटेगरीज स्कीमेटिक प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, जब हमारे लिए इंफॉर्मेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. और डेटा ड्रिवन सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग है. सिस्टमैटिकली हम चीज़ों को, जो भी इंफॉर्मेशन है इम्पोर्टेंट है, उसको सिस्टमैटिकली हम प्रोसेस करेंगे. डेटा ड्रिवन कब एक्टिवेट होता है, जब हमें हाई एक्यूरेसी चाहिए होती है इन आर सोशल जजमेंट्स. ठीक है ना, वी एनकाउंटर विद डिफरेंट पीपल इन आर एवरीडे सोशल इंटरेक्शंस with their varying importance to us. We decide that up to what extent information regarding them is significantly processed and data regarding which people will be superficially processed in order to form their impressions. Let's say for example, मैं ये छोड़ दो आप लोग, इसको नहीं, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को. लेट्स से कि मैंने एक टेस्ट दिया, ठीक है, अब मैंने एक जनरल टेस्ट दे दिया, और फिर कोई, मतलब इसका ही टेस्ट ले लेते हैं 107 हम पढ़ रहे हैं ना. ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, चल क्यों नहीं रहा. लेट्स से कि हम पढ़ रहे हैं 107 और मैंने इसका टेस्ट दे दिया एक. ठीक है, अब क्या हुआ कि गलती से वो टेस्ट दूसरे ग्रुप में सेंड हो गया, मतलब वो जो एक कॉमन ग्रुप है BAPCH वालों का, उस ग्रुप में सेंड हो गया. और फिर मैंने आप लोगों को भी सेंड कर दिया, आप लोगों के पर्सनल जो ग्रुप है हमारा. तो अब हुआ क्या कि आप लोगों ने तो शेयर करे टेस्ट के आंसर्स, पर दूसरे बच्चों ने भी मुझे शेयर कर दिए जिसको मैंने टेस्ट दिया था. अब व्हाट डू यू थिंक कि मैं उनके टेस्ट के आंसर्स पे ज़्यादा ध्यान दूंगी या मैं आप लोगों के टेस्ट के आंसर्स पे ज़्यादा ध्यान दूंगी, बिकॉज यू ऑल आर माई स्टूडेंट्स. तो राइट, तो वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मुझे कॉपी चेक करनी है, बिकॉज मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, तो वो डेटा ड्रिवन सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग हो जाएगी. वहाँ मैं एक एक लाइन, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ूंगी. आई चेक कि किस तरीके से आपने आंसर राइटिंग किया है. तो वो मेरे लिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे मुझे हाई एक्यूरेसी चाहिए सोशल जजमेंट में, है ना, आंसर्स में, तो वो डेटा ड्रिवन सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग हो जाएगा. बाकी जो दूसरे लोग हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो मैं वो सिर्फ कैटेगरी ड्रिवन में हो जाएगा कि हाँ चलो इन्होंने जो भी दिया है, चलो मैंने जो क्वेश्चन भेजे थे वही उसके आंसर्स है, मैं इतना ध्यान नहीं दूंगी. ठीक है, ये मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है, बट ये सोशल इंटरेक्शंस में, सोशल जजमेंट्स में ज़्यादा यूज़ होता है. ठीक है ना. सो इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं सोशल जजमेंट का. समवन इज पासिंग थ्रू द ट्रैफिक लाइट, है ना, वो हमारे लिए इट इज़ वेरी नॉर्मल. जा रहे हैं लोग, आ रहे हैं, रेड 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 लाइट है तो रुक रहे हैं, ग्रीन है तो जा रहे हैं, राइट.
हम इतना ज़्यादा उसको ध्यान नहीं देते, वो हमारे लिए स्कीमा मतलब स्कीमेटिक प्रोसेसिंग ही चल रही है। हाँ, गाड़ी ये रेड लाइट है तो रुकेंगे, ग्रीन है तो जाएंगे, राइट। बट जो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिसमैन है उसका काम ही यही है, तो उसमें डेटा ड्रिवन सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग होगी। वो एक एक इंडिविजुअल पे फोकस करेगा, कौन किस स्पीड में जा रहा है, कौन क्रॉस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन रुक रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी जॉब उस पर डिपेंड है, राइट। तो ये है आपका पूरा कॉन्टिनम मॉडल ऑफ प्रोसेसिंग। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। देन नेक्स्ट वी हैव ऑटोमेटिक वर्सेस कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग। तो ऑटोमेटिक का मतलब क्या है, स्कीमास, है ना, यही हमने पढ़ा था ना, स्कीमास ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। तो we follow two distinct ways of approaches of information processing in a social thought. पहला है in an organized way, logical, highly purposeful approach known as controlled processing. अब ये तो controlled की बात हो रही है आज, ये ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा आप तो क्या सो जब हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, लॉजिकली उसको इंटरप्रेट करते हैं, हाईली पर्पसफुल हमारी जब अप्रोच रहती है, तो वो कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग में आती है। जब हम कम एफर्ट्स देते हैं, ठीक है ना, इंट्यूटिव स्पॉन्टेनियस अप्रोच हमारी रहती है, तो हम उसको कहते हैं ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। समझते हैं इसमें क्या है इसका मतलब। Divine proposed that we acquire a number of social stereotypes during our childhood years through process of social. तो ये क्या है, social stereotypes, बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन हमें बचपन से दी जा रही है, हम जो देखते आ रहे हैं, जो stereotypes हमारे अंदर बना रखे हैं हमने कि men don't cry, females always cry, है ना, females are very very sensitive, मतलब जो भी stereotypes हमारे बने रखे हैं, तो ये क्या है, ये हमारे स्ट्रेंथन होते जा रहे हैं बाय रिपीटेड एक्सपोजर इन आवर सोशल एनकाउंटर्स, एंड कॉन्सिक्वेंटली दे बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोशल नॉलेज सिस्टम, सॉरी स्ट्रक्चर। तो ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा, ठीक है ना। जैसे कि हमने बचपन से देखा हुआ है कि वाइट कोट, स्टेथोस्कोप पहन के जो भी आ रहा है वो डॉक्टर ही है, ये सब ऑटोमेटिकली चल रहा है हमारे ब्रेन में, हम इतना एफर्ट नहीं दे रहे उस चीज़ को समझने के लिए। बट कुछ प्रोसेसिंग कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग रहती है, जहाँ पे हमें दिमाग लगाना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने लिखा भी हुआ है कि मैथ्स का, जब आप मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करते हो, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो वहाँ पे कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग होती है, ऑर्गेनाइज्ड, लॉजिकल, हाईली पर्पसफुल अप्रोच रहती है। तो ये सिंपल सा है, वहाँ कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग होती है, और स्कीमास जब हो रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। सो दैट्स इट, ये हमारा था ऑटोमेटिक वर्सेस कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच वी हैव इज ह्यूरिस्टिक। अच्छा सानिया, आप बहुत ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और ये मास्टर्स में भी आता है। एक्चुअली शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स, बट मैंने इससे बोला कि आप अभी बैचलर्स वाले भी कुछ क्लासेस ज्वाइन करो, क्योंकि इसने डायरेक्टली मास्टर्स में एडमिशन लिया है, साइकोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं है, तो ये सब आता है मास्टर्स में भी। तो ह्यूरिस्टिक्स, अब हम बात करेंगे ह्यूरिस्टिक्स की। ये ऐसा अलग सा कोई वर्ड नहीं है, समझें कि साइकोलॉजी के अंदर ही ये वर्ड यूज़ होता है। इसका मतलब क्या है, मेंटल शॉर्टकट्स। अब आप खुद सोचो कि हम दुनिया में रह रहे हैं, हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितनी इन्फॉर्मेशन है, क्या हमारा ब्रेन सारी एवरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है? डू यू रियली थिंक कि हम सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं? Do we have that mental capacity? Yeah, exactly, exactly. कम फोकस करते हैं, वेरी गुड, राइट, राइट। तो यहाँ पर हम करते क्या है एक्चुअली, अब हमारा मेन जो मतलब हमारे ब्रेन का मेन काम क्या रहता है कि कॉग्निटिव रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है और एफर्ट्स कम देने हैं। सीरियसली यही करता है हमारा ब्रेन। हम स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो हमारे रिसोर्सेज का, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, कॉग्निटिव रिसोर्सेज, ठीक है। और हम एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते, हर हर जगह पे मैथ सॉल्व नहीं करनी है हमें,
हर जगह पे कैलकुलेशंस नहीं करने हैं, तो एफर्ट्स कम देने हैं, बट जो आता है उसको मैक्सिमम यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्यों करते हैं ये, ताकि ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज आए, रैपिड रिस्पॉन्सेज आए, स्पॉन्टेनियस एफर्टलेस रिस्पॉन्सेज आए, जल्दी जल्दी। अगर हमारा ब्रेन इतनी क्विकली फंक्शन करता है तो वो इन्हीं कुछ उसके स्ट्रैटेजीज हैं जो वो यूज करता है। तो इन्हीं स्ट्रैटेजीज में एक स्ट्रैटेजी आती है मेंटल शॉर्टकट्स या ह्यूरिस्टिक्स हम इसको कहते हैं, ठीक है ना। So we employ heuristics in order to select a particular schema to guide our social interactions. Some of such heuristics are discussed below. अब हम डायरेक्टली ह्यूरिस्टिक्स देखते हैं एक्चुअली में ये है क्या। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बस समझने की ज़रूरत है। देखो सबसे पहले है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स। तो अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि अभी इंफॉर्मेशन आपके पास कितनी अवेलेबल है या कितनी फ्रीक्वेंट इंफॉर्मेशन है। जैसे कि क्या हमारे साथ ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि जैसे आपने भी फ्रीक्वेंटली बहुत बार न्यूज़ में पढ़ लिया कि प्लेन क्रैशेस बहुत हो रहे हैं आजकल, ड्यू टू वेदर बहुत प्लेन क्रैशेस हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अपनी फ़्लाइट की टिकट कैंसिल करके हम क्या करेंगे, ट्रेन का टिकट कर लेंगे, या हम अपनी ट्रिप ही कैंसिल कर देंगे। ऐसा होता है, यस और नो? यस, होता है ना ऐसा? व्हाट डू यू थिंक सानिया, होता है ऐसा? है ना। अब हमने रिसेंटली सुना है, रिसेंटली क्या, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, ऐसा हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, जिसने डॉग्स नहीं पाले हुए हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो बड़े जो डॉग्स होते हैं ना, जो लार्ज डॉग्स होते हैं ना, वो हमेशा काट लेते हैं, है ना। दे यूज टू बाइट ऑलवेज, या बहुत डेंजरस रहते हैं वो। लार्ज डॉग्स इज इक्वल्स टू डेंजरस डॉग्स, क्योंकि सुन रखा है हमने ऐसा कि वो ऐसे बहुत सारे अटैक्स करते हैं वो, है ना। तो इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंट इंफॉर्मेशन हम अपने एक्शंस लेते हैं, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स, एंड बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, और उसके अकॉर्डिंगली हम बिहेवियर करते हैं। एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं क्या है। Some schemas are more frequently used in our social interactions than others. A schema which is most recently used is more readily available to us, guide our social interactions. Proposed a different explanation of availability heuristic in terms of ease of retrieval. Ease of retrieval का मतलब क्या है? Ease of retrieval मतलब ये जो information बार बार दिखाई गई है ना, प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, easily हम इस information को, मेमोरी को रिट्रीव कर पा रहे हैं, हमें याद है ये चीज़ होती है, तभी हमने अपना बिहेवियर चेंज किया, ठीक है ना। ये स्कीमा, या ये स्कीमा बना हुआ है हमारा कि अगर हम भी जाएंगे तो हमारे साथ भी एक्सीडेंट हो सकता है। ये स्कीमा है, ये एक्सपीरियंस है, ओके। So they emphasize the ease of remembering. In particular example associated with certain schema than the number of time the schema is used. तो यही है, यही जो एग्जाम्पल मैंने दिया है ना, अगर इस एग्जाम्पल के थ्रू भी आप लोगों को एक्सप्लेन करोगे ना, तो वो भी अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक का मतलब आंसर हो सकता है। देन नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव। इसमें देखो अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स ये एक्चुअली एडवर्टीजमेंट कंपनीज यूज करती हैं। अब अगर कोई इसको रिलेट कर सकता है ना तो बहुत अच्छा, कोई मुझे इसको रिलेट करके बताओ ज़रा। हाँ वो तो, हाँ बट ये हो कैसे रहा है। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, मतलब इंफॉर्मेशन बार बार दी जा रही है, दिखाई जा रही है, कहते हैं ना जो दिखेगा वो बिकेगा, वही वाला सीन चल रहा है। अब इसका मतलब जैसे आई थिंक कल भी मैं ये बात कर रही थी कि हर घर में ना आप लोगों को कोलगेट मिलेगा, मतलब अभी का तो नहीं पता, अब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, हर घर में कोलगेट मिलेगा। मतलब बचपन में अगर हम देखेंगे और भी टूथपेस्ट के ब्रांड्स हैं, पर हम टूथपेस्ट को जानते ही कोलगेट के नाम से हैं। कोलगेट तो एक ब्रांड है, वो टूथपेस्ट बनाता है, बट हम टूथपेस्ट को कोलगेट ही बोलते हैं, ठीक है। हर घर में कोलगेट मिलेगा, हर घर में आपको वो पॉन्ड्स का टैल्कम पाउडर मिलेगा, आज भी मिलेगा, फेयर एंड लवली मिलेगी, पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम मिलेगी,
एक कुछ कॉमन से बॉडी लोशन होते हैं वो हर घर में मिलेंगे, लैक्मे का फाउंडेशन हर घर में मिलेगा आपको। राइट। मैं तो हर घर में ये चीजें देखती हूँ, हर घर में कोलगेट मिलेगा या तो पेप्सोडेंट पेप्सोडेंट मिलेगा। हाँ, और ओरल बी के ब्रशेस मिलेंगे। राइट। तो ये सब कॉमन चीजें हर घर में हमको मिलेंगी। ठीक है। एग्जैक्टली exactly. उसको क्योंकि बार बार दिखाया जा रहा है, इसको बोलेंगे रिपीटेड एक्सपोजर मिल रहा है हमको, बहुत बार वो चीज़ दिखाई जा रही है। इसीलिए जब भी हम खरीदने मतलब मॉल जब हम जाते हैं तो वहीं उसी सेक्शन में 10 और भी तरीके के टाल्कम पाउडर मिलेंगे, बट वी ऑलवेज चूज दैट पॉन्ड्स का पाउडर। वाई? बिकॉज वो रिपीटेड एक्सपोजर है हमारा उसको लेके कि बार बार ये चीज़ दिखाई जा रही है। कभी कभी तो वो एम एस धोनी में कौन सी वो एक्ट्रेस थी, डी से उसका कुछ नाम है, दिशा पटानी, पाटनी जो भी है। तो तो वो कभी तो वो ऐड करती है, कभी तो कोई और ऐश्वर्या राय, कभी कोई है ना। तो मतलब वो ऐड हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं बार बार, तो हम सिर्फ वही वाला टाल्कम पाउडर खरीद रहे हैं। लिरिल या लक्स, लाइफ बॉय, डिटॉल। हाँ, तो ये अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक की वजह से होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंट एक्सपीरियंस और रिपीटेड एक्सपोजर, तो उससे हमारा बिहेवियर चेंज हो सकता है। ठीक है, मेंटल शॉर्टकट हमारा ब्रेन यूज कर रहा है कि क्या इतने सारे पाउडर्स को हम देखें, जब हमें पता है कि यही अच्छा है, यही वाला बार बार दिखाया जा रहा है तो ये अच्छा ही होगा। राइट। सो दिस इज अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स। देन नेक्स्ट वी हैव रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक। तो रिप्रेजेंटेटिव अगेन एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, थ्योरी से डायरेक्टली नहीं समझ में आता है। एग्जाम्पल, एक जज है या हम हैं, चलो मैं जज की बात नहीं करते हैं, हम हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो पर्सन है बहुत मासूम सी शक्ल का है ना। तो हम मान ही नहीं रहे हैं कि इसने इतना बड़ा क्राइम किया है, हम उसके जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर फोकस कर रहे हैं। बहुत एक कोई छोटी बच्ची है या कोई कोई अगर बड़ा भी इंसान है बट शक्ल से बहुत मासूम है, देखने में बहुत शरीफ लग रहा है, तो हम बोलेंगे हाउ कैन ही हाउ कुड ही डू क्राइम, ये तो इन्वॉल्व ही नहीं हो सकता क्राइम में। ऐसा होता है ना, राइट? हम ऐसा करते हैं ना। ये यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स में मोस्टली बायस जजमेंट्स आते हैं, हमेशा बायस जज, हमेशा तो नहीं, कभी कभी सही भी हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज बायस जजमेंट्स। तो यहाँ पर यही होता है। So representative heuristic is often used when we are faced with situation with high level of uncertainty। एक तो यहाँ पे uncertainty बहुत high level की रहती है कि क्या हो सकता है। In such situation we generally focus on very essential properties of social identities and match them with various schemas held in our cognitive system. Furthermore, the schema which is most closely resembles the characteristics of a particular social entity is selected। जैसे कि इसका कल भी एक एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया था, एक उसमें यूज़ कर सकते हैं हम ये रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक में। हमने आई थिंक उसमें देखा था ग्रुप स्कीमा में कि इंडियंस मतलब जो कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अभी भी लोग ऐसा सोचते हैं कि इंडियंस आर वेरी पुअर, उनको अभी भी कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत गरीबी हालत में है वो लोग, कुछ भी नहीं है। और जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है, हम वी इंडियंस थिंक कि जो अरबिक्स होते हैं उनके पास बहुत पेट्रोल है, दम से उनके पास ऑयल है, दे आर वेरी रिच, बट एक्चुअली में कंडीशंस वहाँ पे दूसरी हैं, हर कोई इतना रिच नहीं है वहाँ पे। ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कुछ स्कीमास जो हमारे माइंड में ऑलरेडी डेवलप्ड हैं उसके बेसिस पे हम बायस जजमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है ना, और स्टीरियोटाइप्स बना रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, हम उस जगह पे रह नहीं रहे जाके, है ना, हम उतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है वहाँ पे, तो हम अपने मन में कुछ भी सोच ले रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक इसको कहेंगे हम। इसका बेस्ट एग्जाम्पल वही था कि कोई मासूम सी शक्ल का है, फिर हम उसको सोच रहे हैं कि ये तो क्राइम कर ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो ये होता है।
देन नेक्स्ट इज एंकरिंग एडजस्टमेंट। अगेन इसका एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, बुक में भी एक एग्जाम्पल लिखा है पर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ। सी, आपने क्या कभी देखा है कि जब भी हम मॉल्स में जाते हैं या हम जब भी कोई जैसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट इस टाइप की जो साइट्स रहती हैं, शॉपिंग वेबसाइट्स, शॉपिंग एप्स, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो प्राइस टैग्स होते हैं ना वो ऐसे रहते हैं हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कि अर्लियर इट वाज ऑफ 5999, नाउ वी आर सेलिंग, इसको ख़त्म करके नाउ वी आर सेलिंग इट फॉर 2999। ये हमेशा होता है ना, होता है ना। तो ये क्यों होता है एक्चुअली, मतलब यहाँ पे बेसिकली बताया क्या जा रहा है कि हमने आपको 50% ऑफ दे दिया, 50% ऑफ दिया है। क्यों, ऐसा क्यों, चाहे वो 50% ऑफ हो या ना हो, वो असल में है ही नहीं कहानी। कहानी ये है कि हमें एक एंकरिंग पॉइंट दिया जा रहा है। एंकरिंग पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, कि ये 6000 रुपए का था, अब आपको सिर्फ 3000 रुपए में मिल रहा है। ठीक है ना। अब शॉपकीपर्स भी यही करते हैं, शॉपकीपर्स भी यही वाला ह्यूरिस्टिक यूज करते हैं सामने वाले को ट्रिक करने के लिए। वो आपको बताएंगे मैडम जी ये तो है 5000 रुपए का, ठीक है। अब आप 5000 से कितना कम कर लोगे? 5000 से आप बहुत अच्छे बार्गेनर अगर हो तो 4000 पे आ जाओगे, है ना। या अगर आप नहीं भी हो तो आप सिर्फ 4800 पे आ सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट, कि मतलब एंकरिंग पॉइंट ही इतना हाई दे दिया कि उससे नीचे कितना ही गिरोगे आप, कितना ही गिर जाओगे आप, है ना। तो ये होता है एंकरिंग एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने दूसरा दिया है, यहाँ पे जैसे बोला कि एग्जामिनर ने बोला हाँ, यू आर सपोज टू राइट इन एग्जाम व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली। अब आपको दिल्ली की पॉपुलेशन नहीं पता, तो आप एंकर कर रहे हो हरियाणा की पॉपुलेशन को, कि हरियाणा से तो छोटा ही है दिल्ली, तो हरियाणा की पॉपुलेशन को एंकर बना के आप दिल्ली की पॉपुलेशन को एडजस्ट कर रहे हो, कि अगर हरियाणा में 500 लोग हैं तो यहाँ तो कम से कम 250 या 300 ही होंगे, कम ही होंगे। तो ये हमारा ब्रेन मेंटल शॉर्टकट्स यूज करता है सोशल जजमेंट्स के लिए या सोशल इंटरेक्शंस के लिए। सो ये है एंकरिंग एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक। एक फ्रेमिंग इफेक्ट भी है इसमें, फ्रेमिंग ह्यूरिस्टिक भी होता है बट हमारी बुक में गिवन नहीं है, फर्स्ट ईयर में था तो इसको छोड़ देंगे, छोड़ो उसको आप लोग। तो आई होप इट इज प्रिटी मच क्लियर, अवेलेबिलिटी, रिप्रेजेंटेटिव एंड एंकरिंग एडजस्टमेंट। कोई भी डाउट है इसमें तो प्लीज आस्क। क्लियर है, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी भी, ठीक है, आफ्टर द सेशन। चलो नेक्स्ट व्हाट वी हैव आई थिंक सोर्सेज ऑफ एरर्स इन सोशल कॉग्निशन। अब हमने शॉर्टकट्स देख लिए, स्कीमास देख लिए, पहले हमने देखा कि इंफॉर्मेशन बन कैसे रही है, मतलब कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप कैसे हो रहे हैं, फिर उन कॉन्सेप्ट्स को एज अ शॉर्टकट हमारा ब्रेन कैसे यूज कर रहा है। हमने अभी तक ये दो चीजें समझी। अब हम ये देख रहे हैं कि, और हमने ये भी देखा कि कैसे सोशल प्रोसेसिंग हो रही है, कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है तो कौन सा स्कीमा एक्टिवेट हो रहा है, इन्फॉर्मेशन नहीं इंपॉर्टेंट है तो कैसे सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग हो रही है, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ऑटोमेटिकली हो रही है और कौन सी कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, फिर हमने ह्यूरिस्टिक्स देखे कि कैसे उन स्कीमास को हमारा ब्रेन एज अ मेंटल शॉर्टकट यूज कर रहा है। अब हम देखेंगे कि एरर्स क्या क्या होते हैं सोशल कॉग्निशन में, ठीक है ना। तब हम एरर करेंगे, हम चाहते हैं कि हम एरर फ्री डिसीजन लें, एरर फ्री इवैल्यूएशन करें, एरर फ्री जजमेंट करें लोगों को लेके, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हो पाता है। ये मेरे से भी गलती होती है, आपसे भी होती है, हर किसी से ये गलतियां होती हैं, वी ऑल मेक एरर्स, ठीक है। सो सबसे पहला यहाँ पे है कॉग्निटिव एक्सपीरियंशियल सेल्फ थ्योरी। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली इंट्यूटिव थॉट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस। जैसे कि अगेन एग्जांपल लेके समझाती हूँ मैं, बहुत इजी हो जाता है एग्जांपल्स के थ्रू सारी थ्योरी समझना। मैंने एक बार वर्ल्ड कप देखा, उसमें मैं कोई टी शर्ट, इंडिया की टी शर्ट पहनी हुई थी, लेट्स से इंडिया की जो जर्सी है, आई एम वेयरिंग दैट टी शर्ट, तो वो मैं पहनी हुई थी एंड द वर्ल्ड कप एंड इंडिया वन द वर्ल्ड कप। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैंने वो टी शर्ट नहीं पहनी तो इंडिया हार गया। तो क्या हुआ यहाँ पे, इंट्यूशन मेरा क्या आया कि बिकॉज आई वोट दैट इंडिया की जर्सी, उसकी वजह से इंडिया वॉन, और मैंने इस बार नहीं पहनी तो वो नहीं जीते हम।
तो ये कॉग्निटिव एक्सपीरियंशियल सेल्फ थ्योरी में आता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये एरर हो गया ना। ऐसा थोड़ी है कि आपकी लकी टी शर्ट पहनने से इंडिया जीत जाएगा, है ना भाई, उनकी गलती है, उन्होंने खराब फील्डिंग करी, खराब बैटिंग करी, है ना। सो ये है आपका एरर, एरर्स इन सोशल कॉग्निशन, गॉट इट। देन हम दूसरा क्या एरर करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम, एक तो यही एरर बहुत बहुत कॉमन एरर्स है जो हम लोग हमेशा करते हैं। हम सोचते हैं कि अरे यार हम ऐसा हमारे साथ बहुत, अभी वो आएगा भी बाद में, चलो मैं बाद में ही बताऊंगी जब आएगा, अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। फिर दूसरा है पेइंग अटेंशन टू इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब मेरी एक इमेज आप लोगों के सामने बनी हुई है कि मतलब चलो आप लोग तो मुझे थोड़ा पर्सनली जानते हो, बट जैसे कि एक टीचर की इमेज बनी होती है ना, टीचर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, टीचर हमेशा चश्मा पहन के रहती है, टीचर को सब कुछ आता है, टीचर से कुछ भी पूछ लो वो हमेशा बता देगी, उसके पास ऐसा क्लूलेस कभी नहीं हो सकती है टीचर, है ना। मतलब ऐसा कुछ एक टीचर का कॉन्सेप्ट बना होता है, टीचर का स्कीमा ऐसा बना हुआ होता है। अब हम देख रहे हैं अरे हमारी टीचर रोलर कोस्टर राइड कर रही है, हमारी टीचर तो ऐसे ऐसे अजीब से ऊट पटांग से कपड़े पहन के घूम रही है। तो वो इन्फॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट है, जो स्कीमा बना हुआ है उससे इन्फॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट है। इसका एक एग्जांपल मैं हमेशा जो यूज़ करती हूँ वो है न्यूट्रिशनिस्ट वाला। अब न्यूट्रिशनिस्ट का काम क्या होता है, वो हमें गाइड करती है कि हेल्दी हेल्दी खाना खाना है, उल्टा सीधा खाना नहीं खाना है। अब एक दिन मैंने देख लिया कि अरे वो तो खुद रोड पे खड़े होके वो कुछ ऐसा कुछ मतलब रोड साइड फूड खा रही हैं, स्ट्रीट फूड खा रही हैं। अब क्या हुआ, जो स्कीमा बना हुआ है न्यूट्रिशनिस्ट का उससे तो इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, तो मेरा सबसे पहले फोकस उन्हीं पे जाएगा। वहाँ पे 50 लोग खड़े होंगे, सब जान पहचान के होंगे, स्टिल आई विल नोटिस द न्यूट्रिशनिस्ट कि ये कर क्या रही है यहाँ पे, ये क्या कर रही है यहाँ पे, ये क्यों खा रही हैं, है ना। तो ये होता है इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जेंडर रोल्स की बात करी गई है कि जेंडर रोल से हटके अगर कोई काम करता है, अपने जेंडर रोल से हटके अगर कोई काम कर रहा है, तो वो भी हमारा ब्रेन के अंदर यही कैपेसिटी है कि इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि हाँ, उसमें उन लोगों ने अपने जेंडर रोल्स को स्विच कर लिया था। या अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये भी है कि बहुत प्लेन वॉल दिख रही है, एक प्लेन वॉल में एक छोटा सा भी गंदगी दिखेगी ना हमको, हमारा फोकस कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, उसी उसी गंदगी पे ना, उसी, हाँ एग्जैक्टली। तो टेक्सचर जैसे हमने किस में देखा था, आई आई डोंट रिमेम्बर द टॉपिक, बट आगे स्टार प्रिंसिपल्स में देखा था हमने, हाँ टेक्सचर वाला, कि फोकस हमारा टेक्सचर पे मतलब वो अलग चीज थी, वो हमने मोनोकुलर बाइनोकुलर क्यूज में देखा था एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ। उसका सारा टेक्सचर समझ में आएगा। तो पर यही सेम केस है, मतलब मैं क्या कहना तो वही चाह रही हूँ कि हमारा इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस रहता है, तो हम इसकी वजह से भी एरर्स क्रिएट कर लेते हैं, है ना, सोशल जजमेंट में एरर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज नेगेटिविटी बायस। अच्छा, ये भी अगेन हमारे ब्रेन के अंदर एक टेंडेंसी है कि हम नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, नेगेटिविटी बायस्ड हम रहते हैं। बायस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, लेट्स से कि हमें एक, दिस नॉट, कोई भी है, पार्टी में गई, ठीक है। अब 3 लोगों ने बोला वाह यू आर लुकिंग सो प्रिटी, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आए, वाह यू आर लुकिंग सो प्रिटी, और सिर्फ एक ने बोल दिया कि ये क्या आपने कपड़े पहने हैं, ये बिल्कुल अच्छे ही नहीं लग रहे हैं आपके ऊपर, मतलब बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स उसका नेगेटिव आया, बाकी 3 का पॉजिटिव था। मेरा क्या हो जाएगा दिमाग खराब, ये इस पे, ये नेगेटिव कमेंट पे मेरा पूरा फोकस रहेगा, जब पार्टी के बाद भी मेरा सिर्फ इसी पॉइंट पे फोकस रहेगा कि उसने क्या बोल दिया, है ना। ये नेगेटिविटी बायस, सेम फोर्स से पॉजिटिव पॉजिटिव आपको कोई भी आपको पॉजिटिव बात भी बताई जा रही है, और उतने कम फोर्स से भी अगर कोई नेगेटिव कमेंट आ रहा है, तब भी हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पे फोकस करते हैं, एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू, और ये होता भी है। We give greater weight to negative social information and entities as compared to positive ones.
तो ये भी क्या है, ये एक तरीके का एरर है ना, है एरर, एंड दिस विल इम्पैक्ट द फाइनल इम्प्रेशन। जैसे कि एक इसका एग्जाम्पल नेगेटिव उसमें भी आ सकता है, ये कहीं ना कहीं मुझे ओवरलैपिंग लगते हैं, पेइंग अटेंशन टू इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन, नेगेटिविटी बायस। एक तो मुझे इसमें थोड़ा सा एक डिफ्रेंसिएशन ये लगता है कि नेगेटिविटी बायस एक तो अगर हम खुद को लेके सोच रहे हैं तो वो इसके अंदर आ जाएगा, पेइंग अटेंशन टू इनकंसिस्टेंट में दूसरे के लिए है ये, ओके। सो इसमें एक अगर मैं एग्जांपल एक और दूँ, वो ये भी हो सकता है, जैसे ऐसा होता है ना इंडियन फैमिलीज़ में जब लड़की देखने जाते हैं तो बाकी सब कुछ ठीक है, पर अगर कोई एक पॉइंट भी गड़बड़ हो जाता है ना तो बेचारे को हम रिजेक्ट कर देते हैं। और ऐसा ही जब भी हम कोई नई चीज़ खरीदने जाते हैं ना, अगर इतना सा भी कुछ डिफेक्ट होता है ना, वी विल नेवर बाय दैट प्रोडक्ट। वी विल ऑलवेज से कि अरे हम इतना पैसा दे रहे हैं, हम क्यों इतने से फॉल्ट के पीछे, है ना, अपना नया चीज़ खरीदेंगे, दूसरा प्रोडक्ट निकाल के दो भैया। तो हमारी ये टेंडेंसी है कि हम नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ओके। देन नेक्स्ट इज प्लानिंग फैलेसी और पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ थिंकिंग। अभी 2-3 है इसमें, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग और मैजिकल थिंकिंग, बस खत्म हो जाएगा चैप्टर, हो जाएगा अभी ये कंप्लीट। प्लानिंग फैलेसी, अगेन एग्जांपल ले लेती हूँ। प्लानिंग फैलेसी में क्या होता है कि हम जो टास्क आगे करने वाले हैं हम उसको कम टाइम असाइन कर रहे हैं, ठीक है। प्लानिंग फैलेसी में यही होता है, और जब हम एक्चुअली में जब वो काम करने जाते हैं तो इट विल टेक मोर टाइम। जैसे कि मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं 1 घंटे में 1 घंटे में सारा कंटेंट तैयार कर लूँगी, पर 1 घंटे में एक्चुअली नहीं हो पा रहा है, वो ज़्यादा टाइम मांग रहा है। प्लानिंग फैलेसी, क्या बोला कौशल मैम आपने, आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, यू मिस द पार्ट। प्लानिंग फैलेसी, आई वाज टॉकिंग अबाउट प्लानिंग फैलेसी। हाँ, तो प्लानिंग फैलेसी में एक्चुअली यही होता है कि हम जो टाइम कंसिडर कर रहे हैं ना कि हम इस टास्क को इतने टाइम में कर लेंगे कवर, बट वो जो टाइम हमने असाइन किया है उस टाइम से ज़्यादा ही टाइम हो रहा है ना। तो ये है कि हम गलत टाइम असाइन कर रहे हैं, प्लानिंग फैलेसी हो जाती है। अभी मैंने एग्जाम्पल भी यही दिया कि मैंने सोचा कि मैं 1 घंटे में एक लेक्चर का कंटेंट तैयार कर लूँगी, बट उससे ज़्यादा मुझे टाइम लग रहा है, ठीक है ना। जबकि पास्ट में हो चुका है मेरे साथ ऐसा कि 1 घंटे में नहीं हो पाता है यूजुअली, तो उसमें टाइम लगता है, बट स्टिल मैं 1 घंटा ही असाइन कर रही हूँ रोज़। उसको कहते हैं प्लानिंग फैलेसी। ये सोशल सोशल जजमेंट्स में ये भी एक एरर है, सोशल कॉग्निशन में ये एक एरर है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये क्यों होता है? पहला रीज़न है ऑप्टिमिज्म बायस। इसको प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और या तो नोट डाउन कर लो प्लीज़। सो द फर्स्ट रीज़न फॉर प्लानिंग फैलेसी इज़ ऑप्टिमिज्म बायस। कि ऑप्टिमिज्म बायस का मतलब कि मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि 1 घंटे में कर ही लूँगी मैं, ठीक है, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, 1 घंटे में कर लूँगी। एक तो ये रीज़न हो सकता है प्लानिंग फैलेसी का। दूसरा कि पास्ट एक्सपीरियंस पे फोकस नहीं कर रही हूँ, कि हमेशा मैं यही करती हूँ, सिर्फ 1 घंटे का टाइम खुद को देती हूँ और फिर मैं हमेशा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है मुझे, फिर भी मैं पास्ट एक्सपीरियंस को कंसिडर नहीं कर रही हूँ। दूसरा रीज़न ये हो गया। तीसरा कि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा कि जो मुझे नहीं समझ में आया और फिर उसको समझने में मुझे टाइम लग रहा है। तो ये 3 रीजंस की वजह से प्लानिंग पॉलिसी होती है। ये भी हम करते हैं, है ना, हमारे डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है इससे, ठीक है ना। तो ये एक एरर हो गया। नेक्स्ट इज पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ थिंकिंग टू मच। पोटेंशियल कॉस्ट, इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था। पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ थिंकिंग टू मच, कि हम क्या करते हैं कि हम कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं। थिंकिंग टू मच का मतलब क्या है, यही है कि हम कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं। वी एक्सेसिवली डू केयरफुल थिंकिंग रिजल्टिंग इनटू कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन एंड रॉन्ग जजमेंट। ज़्यादा सोचने वालों के साथ यही होता है, ओवर थिंकर्स बेसिकली। ओवर थिंकर्स सोचते हैं कि हम सोच समझ के काम कर रहे हैं, हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो कंफ्यूज ही रहते हैं, फ्रस्ट्रेट ही रहते हैं और उनका जजमेंट्स रॉन्ग रहती हैं, ठीक है ना। इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ। किसने किया? विल्सन एंड स्कूलर ने 1991 में। उन्होंने बेसिकली 2 ग्रुप्स बनाए,
ठीक है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, उन्होंने बोला कि आपको जैम की रेटिंग देनी है। कोई जैम है जो हम ब्रेड जैम वाला जैम जो है उसको आपको रेटिंग देनी है कि ये कैसा है, आपको कैसा लगा। ठीक है, एक ग्रुप को बोला कि आप नॉर्मली उसको रेटिंग दो, टेस्ट करो और नॉर्मल रेटिंग दो, ऐसा कुछ आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जो बी ग्रुप था उसको बोल दिया रिसर्चर्स ने कि आप इसको डीपली एनालाइज करना, प्लीज़ आप इसको डीपली एनालाइज करके फिर रेटिंग देना। तो आपको क्या लग रहा है बी ग्रुप ने क्या किया? बी ग्रुप ने क्या किया? बहुत ज़्यादा सोच लिया उनको, क्योंकि सिर्फ इतना सा बोल दिया गया कि आपको डीपली एनालाइज करना है, तो बहुत ज़्यादा सोच लिया। अब हुआ क्या एक्चुअली में, इन सब को कौन देख रहा था? हेड शेफ्स देख रहे थे। ये पूरा एक्सपेरिमेंट हेड शेफ्स के अंडर में हो रहा था। हेड शेफ्स ने जब देखा कि जो नॉर्मल जो लोग थे, मतलब उन्होंने बोला था कि आप नॉर्मल इसको रेट करो टेस्ट करके, तो उनकी रेटिंग्स बहुत अप्रोप्रिएट थी। मतलब जो हेड शेफ्स की रेटिंग थी उन्हीं से मिलती जुलती ए ग्रुप की रेटिंग्स थी। वेयर एज जो बी ग्रुप वाले थे जिनसे ये बोल दिया गया था कि आपको डीपली एनालाइज करना है फिर रेटिंग देनी है, उन लोगों की रेटिंग्स बहुत गलत रेटिंग्स आई थी, बहुत गलत रेटिंग्स, नॉट एक्यूरेट रेटिंग्स। ठीक है, तो ये क्या समझ में आया कि हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं और इस बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन और गलत जजमेंट्स आ जाते हैं। गॉट इट? यस। कैन यू प्लीज रिपीट? यस। एग्जैक्टली, ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक है, देन नेक्स्ट इज काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग में क्या हम ऐसा सोचते हैं, अगर हम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, अगर मैं कल वहाँ नहीं जाती तो ऐसा नहीं होता, अगर मैं उस मैच में खेल लेती, मुझे चांस मिलता तो मैं ऐसा कर सकती थी, अगर मुझे दोबारा से 10th करने को मिल जाए, अगर मैं दोबारा से फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दे दूँ तो मुझे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। ये काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग है, हम यही करते हैं, एरर्स हो जाते हैं इससे। ये पुराना पास्ट में चला गया, पास्ट में सोच रहे हैं व्हाट इफ, अगर ऐसा होता तो क्या होता। कुछ नहीं होता, अब वो हो चुका है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना? सो विच पीपल थिंक कॉन्ट्ररी टू व्हाट एक्चुअली अकर्ड। सो ये काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग है और इसके बेसिस पे भी सोशल कॉग्निशन में एरर्स आते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, मैजिकल थिंकिंग। यहाँ पे दो लॉज की बात हो रही है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी और लॉ ऑफ कंटेजियन। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी में एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि आपको एक बच्चे को उन्होंने एक लिजर्ड शेप का बिस्किट दिया, लिजर्ड की शेप का बिस्किट दिया, उससे बोला कि आप खाओ, बट बच्चा रिफ्यूज्ड कि नहीं खाना है मुझे। ये लिजर्ड की शेप का बिस्किट कौन बनाता है? क्यों? लॉ ऑफ सिमिलैरिटी यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो वो बिस्किट बना वो उसी मटेरियल से है जैसे जिसका नॉर्मल बिस्किट बनता है, बस उसका शेप लिजर्ड का है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि इनका अपीयरेंस सेम है तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम होंगे। सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी यहाँ पे चल रहा है, तो इससे हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है, एरर आ रहा है सोशल जजमेंट में। ठीक है ना? देन ये तो हो गया लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। लॉ ऑफ कंटेजियन में सुपरस्टिशियस बिलीव ज़्यादा आते हैं। ठीक है ना? जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है कि एक HIV पेशेंट का कोई कोट है तो हमें वो यूज़ नहीं करना है, चाहे वो 10 बार ही ड्राई क्लीन क्यों ना हो चुका हो, क्योंकि सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं कि अगर HIV पेशेंट का कोट हमने यूज़ किया तो हमें भी HIV होने के चांसेस हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं। तो ये सब सुपरस्टिशियस बिलीव हैं। तो लॉ ऑफ कंटेजियन ऐसे वर्क करता है, तो ये मैजिकल थिंकिंग में आ गया। ठीक है ना? अब आई डोंट नो क्यों उसको मैजिकल थिंकिंग बोला जा रहा है, बट हाँ उसके अंदर यही जो चीज़ें हैं। ठीक है, सो ऐसे आप लोग याद रखना, मैजिक, सुपरस्टिशियस बिलीव्स ऐसे याद रखना, तो आप लोगों को याद रहेगा। दैट्स इट, हमारा 5th यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोगों से एक एक करके सारी चीज़ें पूछ रही हूँ, ह्यूरिस्टिक्स और आपका एरर्स, तो आप लोग प्लीज़ एक्सप्लेन करो और इसको यहीं के यहीं लर्न करके ख़त्म करो।